एमबीए एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन में हमने सारे रूल्स देखने के बाद उन रूल्स पर आधारित एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोनाउन से संबंधित वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। और हम अभी पहले प्रकार के फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। 3 पार्ट में या तो कोई गलती होती है या चौथा पार्ट हमारा जो होता है वो नो एरर का होता है। तो हमें पहचानना होता है उस पार्ट को जिसमें गलती होती है। यदि कोई गलती नहीं है तो हमें डी वाला ऑप्शन जो चौथा पार्ट है उसे चुनना होता है। तो हमने अभी तक 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे यू मस्ट नॉट फॉरगेट द पर्सन। तो हमारा देखिए यहाँ पे हमें एक कंजंक्शन मिला। यहाँ पे हमें या रिलेटिव प्रोनाउन हम कह लें, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजंक्शन ही होता है। तो जब तक कंजंक्शन नहीं मिला तब तक हमारा क्या है, ये एक क्लास हमारी चल रही थी। ये हमारी क्लास यहाँ ख़त्म हुई। कंजंक्शन मिलने के साथ ही हम देख रहे हैं कि कंजंक्शन मिलने के बाद वर्ब के आने से पहले एक और प्रोनाउन है। यानी ये जो कंजंक्शन है वो क्या है, इस क्लास का पार्ट है। कंजंक्शन को हम उस क्लास का पार्ट मानते हैं जो इसके बाद यानी कंजंक्शन के बाद जो क्लास आती है। अब हम देखते हैं उस क्लास में ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है या ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। वो देखते हैं उस क्लास की वर्ब के पहले यदि एक और कोई नाउन या प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट बन जाता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है उस केस में। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये अभी हमने पहचान लिया क्या कि हमने दो क्लास पहचाने। अब पहले क्लास की बात करें तो हम देखेंगे पहले क्लास में हमारा सब्जेक्ट है यू, उसके बाद वर्ब हमारी है मस्ट फॉरगेट और नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा हुआ बीच में, तो हो गया यू मस्ट नॉट फॉरगेट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं द पर्सन, यानी तुम्हें नहीं भूलना चाहिए उस व्यक्ति को। पहले इसमें क्या हुआ, तुम्हें उस व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। आगे हम देखेंगे आगे क्या बन रहा है। इस पर्सन के लिए ये आ रहा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये देखिए एक सजीव पर्सन के लिए आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, चूँकि हम देख रहे हैं अगली क्लास में ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हमें इसे क्या बनाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस रखना चाहिए ना कि सब्जेक्टिव केस। चलिए हम ऑब्जेक्टिव केस रख लेते हैं। हुम रख लिया हमने। हुम यू हेल्प, यानी जिसकी तुम मदद करते हो, जिसकी तुम मदद करते हो। इन योर नीड, तुम्हारी आवश्यकता में, जिसकी तुम्हारी आवश्यकता में मदद करते हो। भाई यहाँ पे हमारा सेंटेंस तो सब कुछ ठीक है। अगर हम हुम बना ले तब हमें देख रहे हैं हमारा अर्थ यहाँ से सही नहीं बैठ पा रहा है। कैसे नहीं बैठ पा रहा है ये देखेंगे हम कह रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं कि तुम्हें उस पर्सन को नहीं भूलना। हमें क्या कहना चाहिए, तुम्हें या आपको उस आदमी को या उस पर्सन को नहीं भूलना चाहिए जिसने तुम्हारी मदद की थी तुम्हारी आवश्यकता में, तुम्हारी ज़रूरत में। ये हम कहेंगे ना कि हम ये कहेंगे कि तुम्हें उस पर्सन को नहीं भूलना चाहिए जिसकी तुमने मदद की थी तुम्हारी आवश्यकता में। ये तो गलत हो गया। हम कहेंगे जिसने तुम्हारी मदद की थी, यानी हमें सब्जेक्ट किसे बनाना चाहिए, सब्जेक्ट इसे बनाना चाहिए, यानी जो पर्सन है इसने मदद की थी यू की, ना कि यू ने मदद की थी इसकी। भाई अर्थ ही अलग हो जा रहा है। अगर आप देखेंगे ध्यान से यहाँ समझेंगे तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट कौन बन जा रहा है, इस क्लास में सब्जेक्ट बन जा रहा है यू। तो यू के बाद वर्ब है तो कार्य कौन कर रहा है, यू। यानी तुम मदद करते हो, इसका मतलब है जिसकी तुम मदद करते हो। इन योर नीड, यानी अपनी ज़रूरत में, अपनी आवश्यकता में तुम मदद करते हो। जिसकी, अगर हुम रख दिया तो जिसकी। तो सेंटेंस का देखिए यहाँ पे अर्थ ही अलग हो जा रहा है। अगर हम यहाँ हमें क्या कहना चाहिए था, हमें कहना चाहिए था जिसने तुम्हारी मदद की थी। हम कहना चाहिए था हमें जिसने आपकी मदद की थी आपकी आवश्यकता में। तो इस प्रकार से आपकी आवश्यकता तो सही है देखिए यहाँ पे। लेकिन हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा देखिए। अब हम यहाँ पे अगर इसकी बात कर लें, अगर हम इसकी बात करें तो हमें यहाँ क्या करना है, सब्जेक्ट किसको बनाना चाहिए, सब्जेक्ट बनाना चाहिए जो रिलेटिव प्रोनाउन हो रहा है हमारा। तो हमें हु को, और हु का सब्जेक्टिव केस क्या है, हु ही है।
तो सही है, ये सब्जेक्टिव केस में है अपने। अब हमें क्या रखना चाहिए, सब्जेक्ट बना रहे हैं जब उसको, तो उसी के ठीक बाद वर्ब होनी चाहिए। तो हम वर्ब रख लेते हैं। देखिए ये यानी वर्ब हमारी कहाँ होनी चाहिए, है यहाँ होनी चाहिए। और ये हु किसके लिए आ रहा है, इसका एंटीसीडेंट है द पर्सन, और द पर्सन सिंगुलर है। और सिंगुलर में हम जब वर्ब लगाते हैं उसमें यस या यस जोड़ते हैं, तो होना चाहिए हु के बाद होना चाहिए हेल्प्स, हु हेल्प्स, उसके बाद यू होना चाहिए, जो मदद करता है आपकी आपकी ज़रूरत में, आपकी आवश्यकता में। एक चीज़ यहाँ हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे हम एक एक शब्द को पहचान सकते हैं। अभी हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़े नहीं हैं, नहीं तो हम हर एक चीज़ देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो यू है। उसके बाद एक सब्जेक्ट आ गया हमारी, उसके बाद एक वर्ब आएगी। वर्ब में अभी ये क्या है, ये हमारे मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद जो है, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करती है। इसके बाद एक वर्ब आनी चाहिए जो जो घटना हुई है उसको बताएगी। और वो कैसी आती है, वो वर्ब की बेस फॉर्म में आती है, यानी फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो ये देखिए ये आया है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो इस मॉडल वर्ब और इस मेन वर्ब के बीच में नॉट होना चाहिए, ये है हमारे पास। अब इसके बाद अगर ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। हम कह रहे हैं तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, तो हम कह सकते हैं क्या नहीं भूलना चाहिए, किसको नहीं भूलना चाहिए, तो उस पर्सन को नहीं भूलना चाहिए। तो ये अर्थ निकल गया हमारा, यहाँ एकदम सही है। अब हम इस पर्सन से, अब अगली क्लास शुरू होने वाली है, हम एक कंजंक्शन लाएंगे। कंजंक्शन जो लाए हम हु लाए। अगर सब्जेक्ट बनाना सब्जेक्टिव केस चाहिए तो हु लाएंगे, ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हुम लाएंगे। तो सब्जेक्ट हमें यहाँ बनाना है, हम देख रहे हैं जिस हिसाब से अर्थ चाहिए, तो हु लाए हम। हु के बाद एक वर्ब चाहिए, क्योंकि हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है साथ में कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, वो पर्सन के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर रहेगी, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यस लगाना पड़ेगा। हु हेल्प्स यू, ये ऑब्जेक्ट बन गया, जो तुम्हारी मदद करता है, जिसने हम कहें जो तुम्हारी मदद करता है इन योर नीड। अब देखिए एक प्रीपोजिशन लग गया, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन जरूर आएगा। तुम्हारा नीड क्या है, यहाँ पे नाउन है, नीड यहाँ पे नाउन है। और नाउन के पहले हम जानते हैं कोई एडजेक्टिव रख सकते हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हमने रख लिया। तो एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आएगा ही आएगा, क्योंकि हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के माध्यम से किसी नाउन पे अधिकार जताने का कार्य करते हैं। तो हमें क्या रखना होगा, एक नाउन या नाउन की जगह प्रोनाउन रखना होगा, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन मिलता है। तो ये नाउन रहेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी बता रहा है नाउन रहेगा, प्रीपोजिशन भी बता रहा है कि एक नाउन इसके बाद आएगा। तो इस तरीके से हम हर सेंटेंस में जो एक एक वर्ड है उनके सामने आने वाला वर्ड जो है वो बता रहा होता है कि क्या होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जान सकते हैं। चलिए हम अगले इस पे हमने काफ़ी टाइम देख लिया, अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं और कैसे कैसे हम पहचानते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा टाइम दे करके डिटेल में समझेंगे कैसे हम एक एक वर्ड यहाँ पे जो प्रयोया गया होता है सेंटेंस में। समझ लीजिए जैसे हम एक निश्चित क्रम है हर चीज़ का, कि इसके बाद ये आएगा ही आएगा। जैसे हम यहाँ कर रहे हैं ना, यही हमें नोटिस करना है एग्जाम में। अगर हम अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं तब भी अगर हम ये नोटिस करना सीख जाएं कि भाई इसके बाद ये चीज़ आएगी आएगी, तब हम गलतियां पकड़ लेंगे एग्जाम में, अगर हम अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं तब भी। और कभी कभी किसी किसी एग्जाम में तो यही पूछ लिया जाता है कि भाई ये आपने जो, जैसे अभी यहाँ नीड के बारे में पूछ लिया जाए, नीड जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ये जो नीड है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कि ये एडजेक्टिव है या हमारा नाउन है या वर्ब है। नीड हमारी वर्ब भी होती है, नीड जो होता है वर्ब होता है अभी, लेकिन इस सेंटेंस में ये वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंस में दे करके पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे ये वर्ड किस चीज़ का कार्य कर रहा है। तो देखिए नीड नाउन का कार्य क्यों कर रहा है, नीड मतलब हो गई यहाँ आवश्यकता या ज़रूरत। अगर ये वर्ब बन जाए तो होगा आवश्यक होना, आवश्यकता होना या आवश्यक होना हम कह लेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, चूंकि प्रीपोजिशन के बाद है तो नाउन होना चाहिए। इससे भी देख सकते हैं हम ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद एक नाउन होना चाहिए। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है यू शुड फॉरगिव। हमने देखा सब्जेक्ट शुरुआत हुई यू की, फिर हमने देखा शुड भी एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फॉरगिव आ गई। तो ठीक है, यू शुड फॉरगिव यानी तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। फॉरगिव मतलब होता है क्षमा करना, तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। अब किसे क्षमा कर देना चाहिए, उस पर्सन को क्षमा कर देना चाहिए। देखें तो इसे, ये ऐसा हमारा वर्ब था जो ट्रांजिटिव वर्ब था, ये ऑब्जेक्ट मांग रहा था और वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मांग रहा था। तो भाई हम कह रहे हैं तुम्हें क्षमा, आपको क्षमा कर देना चाहिए,
क्षमा कर देना चाहिए, तो किसको कर देना चाहिए? तो उस व्यक्ति को कर देना चाहिए। अब अगला क्लास शुरू होगा इसके बाद, चूंकि हमारे देखिए ये क्लास यहाँ कंप्लीट हो गई, उसके बाद एक कंजंक्शन आ रहा है हमारा। कंजंक्शन जो है हमारा यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन ही है। हम जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हमारा कंजंक्शन का भी कार्य कर सकता है। क्योंकि देखिए हुम लग गया, हुम मतलब हुम जो आ रहा है किसके लिए आ रहा है? ये पर्सन के लिए। हम जानते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो उसके पहले प्रयोग हुए नाउन के लिए आता है, यानी इसी पर्सन के लिए, द पर्सन के लिए जो सिंगुलर दिख रहा है इसके लिए हुम आया। और ये ऑब्जेक्टिव केस में आया। क्या ये ऑब्जेक्टिव केस में ही चाहिए? क्योंकि ये अगले क्लास का पार्ट होता है, तो अगले क्लास से हम डिसाइड करेंगे ये सब्जेक्टिव चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए। क्योंकि इस क्लास में हम देखेंगे एक सब्जेक्ट और है, देखिए जो एक प्रोनाउन है इसके बाद वर्ब है, तो इसका मतलब हमारे पास एक सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में ही रखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं WH टाइप जो वर्ड होता है वो जब प्रोनाउन का कार्य कर रहा होता है तो वो क्या होता है, वो पहले चला आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है, तो वो सेंटेंस की शुरुआत में आ जाता है और वो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का भी कार्य कर लेता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर लेता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हुम लगा, हुम यू वांट टू पनिश। देखिए इस वाक्य में कार्य कौन करेगा? क्योंकि सब्जेक्ट ये कार्य इससे करवाया जाएगा, और क्या करवाना है ये वर्ब बता रही है। यू वांट तुम चाहते हो, और ये देखिए एक और वर्ब है पनिश, हमारी वर्ब पनिश है, लेकिन ये इस अब एक ही सेंटेंस में दो वर्ब नहीं रह सकती, फाइनाइट वर्ब के रूप में होगी, तो इनफाइनाइट वर्ब के रूप में। देखिए ये बन गया इन्फिनिटिव, टू के साथ में लगाया गया, तो टू के साथ में अगर कोई वर्ब आती है तो वो क्या होती है? वो इन्फिनिटिव के रूप में होती है। हम जानते हैं एक ही क्लास में यदि हम दो वर्ब प्रयोग करते हैं तो एक वर्ब तो हमारी क्या हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब, जो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगी। दूसरी वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? दूसरी वर्ब जो होगी या तो इन्फिनिटिव रहे या जिरंड के रूप में रहे। जिरंड मतलब वर्ब में ING लगा के हम प्रयोग करेंगे। और हम क्या करेंगे, अगर वो इन्फिनिटिव के रूप में है तो हम क्या करेंगे? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं भाई ये इसी क्लास में है, देखिए इसी क्लास में, इस क्लास में यू के अनुसार एक वर्ब वांट आ चुकी है। वांट मतलब चाहना यहाँ पे, और यू के अनुसार देखिए चल रही है यहाँ पे। अगर ही होता तो वांट्स होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वांट्स होता, यस लगा होता इसमें, लेकिन यू को प्लूरल माना जाता है इसलिए यहाँ क्या है? वांट। तो देखिए ये सब्जेक्ट के अनुसार चल रही है, ये सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चलेगी क्योंकि ये इन्फिनिटिव के रूप में है। तो हमने देखा, अब यहाँ पढ़ते हैं, देखिए यू वांट टू पनिश, और इसको हम नाउन के रूप में पढ़ेंगे। वर्ब में जब हम नाउन के रूप में उसे पढ़ते हैं तो उसमें ना, ने, नी लगा के पढ़ते हैं लास्ट में। जैसे हम कह रहे हैं पनिश करना, यानी कि दंडित करना, दंडित करना यहाँ पे, यानी जिसे, इसका मतलब तुम चाहते हो, क्या चाहते हो? दंडित करना। तो देखिए ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट मांग रही है, तो तुम चाहते हो, हम कहें क्या चाहते हो? दंडित करना चाहते हो। यानी पूरे सेंटेंस का अर्थ ये हुआ, हम देखें कि तुम्हें उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए जिसको या जिसे तुम दंडित करना चाहते हो। तो देखिए सेंटेंस में एकदम सही, सब चीज़ें एकदम सही प्रयोग हुई हैं। भाई यहाँ के दंडित कौन करना चाहता है? ये यू, तो ये सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। किसको? इस पर्सन को, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में। दंडित करना चाहते हो तो ये ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा, क्योंकि ये क्या है? इस पर्सन को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है इस सेंटेंस में, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हुम लगाएंगे। क्योंकि किसी सजीव के लिए हुम प्रयोग होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है एकदम से। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अब अगला सेंटेंस हमारा है बोथ द गर्ल्स। हमने बात किया था बोथ का प्रयोग होता है अगर दो नाउन है, अगर हम कहें राम है, अगर मान लीजिए यहाँ गर्ल्स हैं तो हम गर्ल्स के रूप में देखते हैं। अगर दो गर्ल्स हैं, एक है मान लीजिए राधा और एक है सीता, मान लीजिए एक राधा है और एक सीता है। हम इन दोनों का नाम नहीं लेना चाहते, इन दोनों को हम कहें एक ही वर्ड से दर्शाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के लिए एक ही वर्ड लाना चाहते हैं हम, यानी प्रोनाउन के लिए प्रोनाउन का कार्य करें, तो हम क्या करेंगे? इनके लिए एक वर्ड लाते हैं बोथ। बोथ, बोथ को हम और क्लियर करना चाहते हैं कि भाई क्या लड़कियां कहना चाहते हैं, बोथ के बाद हम लगा सकते हैं बोथ द गर्ल्स। क्योंकि एक नहीं दो लड़कियां हो गई, इसलिए जो नाउन लगेगा वो बोथ के बाद क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। तो देखिए बोथ द गर्ल्स, अब उन्हीं लड़कियों की बात हो रही है। इसको डेफिनेट करने के लिए गर्ल्स के पहले द लगा दिया गया कि भाई जो राधा और सीता है ना, उन्हीं की बात चल रही है। तो ये डेफिनेट हमारा आर्टिकल है जो कि ये निर्धारित कर देता है कि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जिसकी पहले चर्चा की जा चुकी है। तो ये क्या हुआ? बोथ द गर्ल्स, तो हमारा ये सब्जेक्ट बन गया ये,
यानी दो लड़कियों को बोला जा रहा है, यानी हम कह लें द के माध्यम से वह या उन कह लेते हैं निर्धारित करने के लिए। उन दोनों लड़कियों, यानी वह दोनों लड़कियां हम कह लें वर वेरी सैड, वो यानी वह दोनों लड़कियां थी, क्या थी, देखिए चूंकि ये दो लोग हो गए इसलिए यहाँ पे वाज न लग के वर लगा हमारा वर्ब, तो वाज वेरी सैड यानी ये क्या थी, बहुत ही सैड थी, दोनों लड़कियां बहुत सैड थी हमारी यहाँ पे। किस चीज पे सैड थी, देखिए ओवर द डेथ ऑफ, ओवर द डेथ ऑफ किसके, ओवर द डेथ ऑफ देयर ओनली ब्रदर। देखिए ये ब्रदर है, ब्रदर एकमात्र ब्रदर, चूंकि ओनली लगा हुआ है ये एडजेक्टिव का यहाँ कार्य कर रहा है, और किसके, देखिए अपने, अपने एकमात्र कह रहे हैं अपने एकमात्र ब्रदर की डेथ पर, ओवर मतलब दिया यहाँ पे डेथ पर, यानी उन दोनों का एक भाई था, एकमात्र भाई था, और उस एकमात्र भाई की डेथ पर दोनों लड़कियां क्या थी, सैड थी, हम ये कहना चाहते हैं। तो देखिए इस तरह हम देखते हैं कि अगर हम एक किसी सेंटेंस में अगर और कुछ जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन लाते हैं, उसके बाद फिर जिस नाउन को जोड़ना है वो रख लेते हैं, अगर नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव लगाने की ज़रूरत है तो हम एडजेक्टिव भी लगा लेते हैं उसके पहले। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे जोड़ ली जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ सैड तक आए, उसके बाद हमने ओवर जो है एक लगा लिया, ओवर एक हमने प्रीपोजिशन लगा लिया, उसके बाद दो नाउन को देखिए जोड़ लिया, एक डेथ और किसका, एक नाउन ये, इसके पहले एडजेक्टिव लगा लिया हमने, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा लिया हमने। देखिए तो इस तरीके से क्या हो गया यहाँ पे, देखिए देयर ओनली ब्रदर, यानी अब आपके पहले जो नाउन होता है उसकी बात चल रही होती है, इसका मतलब है कि वे दोनों लड़कियां दुखी थीं किस पर, अपने एकमात्र ब्रदर की डेथ पर। ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया, मतलब पहली क्लास खत्म हो गई। अब बट कंजंक्शन आ गया, अगली क्लास शुरू होती बट, लेकिन हमने बात किया था बट जो है, बट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का भी कार्य करता है और कंजंक्शन का भी। अब यहाँ पे बट जो हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य नहीं कर रहा है, हमने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा तो इसके तुरंत बाद वर्ब आती है, यानी ये सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है, बट हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है रिलेटिव प्रोनाउन के केस में, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बट जब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करता है तब वो सब्जेक्ट का ही कार्य करता है, उसके ठीक बाद वर्ब आती है। यहाँ एक सब्जेक्ट और है इसलिए ये कंजंक्शन का सिर्फ कार्य कर रहा है, यहाँ पे हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य नहीं कर रहा है। तो इसका बट मतलब हो गया लेकिन। अब दे कंसोल्ड, कंसोल देखिए दे के बाद ये वर्ब है, तो वर्ब है कंसोल्ड, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, यानी ये हमारी एक वर्ब होती है कंसोल। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, कि कोई दुखी है उस दुखी के सिचुएशन में उसको सांत्वना देना, ये चीज होता है। तो ये है सांत्वना देना, ये उन्होंने, ये दे किसके लिए आ रहा है, दोनों लड़कियों के लिए आ रहा है, क्योंकि भाई दोनों लड़कियों के लिए हम दो हैं तो इसके लिए क्या लगाएंगे, दे का लगाएंगे सब्जेक्टिव केस में। दे कंसोल्ड, उन्होंने सांत्वना दी थी एक दूसरे को, देखो वन एनदर। अब यहाँ पे गलती हम देखें कि वन एनदर जो है हम जानते हैं वो दो लोगों के लिए नहीं प्रयोग होता है, दो लोगों के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है। दो लोगों के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, ना कि वन एनदर का। जब दो से अधिक लोग हों तो उनके लिए हम लगाते हैं वन एनदर, लेकिन यहाँ पे दो लड़कियां हैं तो हम क्या लगाएंगे, वन एनदर की जगह ईच अदर लगाएंगे। उन्होंने एक दूसरे को सांत्वना दिया था, ये हो गया हमारा। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा जो, तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे कि भाई हम देख रहे थे, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि राम और श्याम दो भाई हैं, लेकिन अब इन दोनों के लिए हम यहाँ दे लगाएंगे, दे क्वेरल्स, वे क्वेरल ना होकर क्वेरल होगा, वे लड़ाई करते हैं महत्वहीन बात पर और कभी कभी एग्री करते हैं किसी एक बिंदु पर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अब अगला सेंटेंस यहाँ हमारा बता रहा है कि भाई यू मस्ट नॉट फॉरगेट द पर्सन। अच्छा ये वाला हमने देख लिया, ये हम देखते हैं 15 नंबर देखते हैं। द ज्यूरी अग्रीड टू पनिश हिम। अब यहाँ पे आप देखेंगे ज्यूरी के बाद वर्ब आ गई, तो ये हमारा इस वर्ब के बाद एक और वर्ब आ रही है,
तो अगर एक ही क्लास में एक और वर्ब आती है तो वो इन्फिनिटिव रूप में होगी, देखिए। और इसका मतलब है दंडित करना, ठीक है, ना करके हम पढ़ेंगे। पनिश मतलब होता है दंडित करना, यानी दंड देना, तो इसका मतलब दंडित करना हम कह लें या दंड देना कहेंगे। यानी ज्यूरी एग्री हुई थी टू पनिश, दंडित करने के लिए किसको, उसको। अब देखिए ये हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पे जो ये वर्ब है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट मांग रही थी तो ही हमने ऑब्जेक्ट दिया। इन सब की हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है जब हम वहाँ पे देख रहे थे वर्ब के बारे में, तो आप पीछे की वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। द ज्यूरी एग्रीड टू पनिश हिम, यानी जो ज्यूरी है, जो न्याय समिति है जिसमें कई जज थे, वो क्या, वो सहमत हुए थे उसको दंडित करने के लिए फॉर अर्सन मतलब है आगजनी, जो आग जला दी गई है, आग को आगजनी कहते हैं। ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी उस आगजनी के लिए, यानी आगजनी के लिए उसे दंडित करना चाहते थे, मतलब एग्री हुए थे, सहमत हुए थे दंडित करने के लिए। एंड देखिए एंड कंजंक्शन लग गया तो ये ज्यूरी कॉमन कर लिया गया। देखिए उसके बाद तुरंत वर्ब रखी जा रही है, तो जब एंड कंजंक्शन से कोई चीज़ जोड़ी जाती है तो अगली क्लाज हमारी प्रिंसिपल क्लाज होती है, और वो प्रिंसिपल क्लाज है तो उसका जो अगर सब्जेक्ट कॉमन हो सकता है तो उसे कॉमन कर लिया जाएगा। और क्या है, और सेंटेंस्ड, यानी उन्होंने सजा सुनाई थी, सजा दिया था किसको, उसे। सेंटेंस्ड हिम हम कह रहे हैं, यानी उसको सजा दिया था 10 ईयर्स, 10 साल का रिगोरस इम्प्रीजनमेंट, उसे सजा दिया था 10 साल। देखिए 10 ईयर्स रिगोरस मतलब बहुत कठोर कारावास। देखिए इम्प्रीजनमेंट ये नाउन हमारा, यानी 10 साल की कठोर कारावास उसको क्या उन्होंने सजा सुनाई थी। ये हमारा यहाँ तक एक हो गई। देखिए फिर एक क्लास हम जोड़ रहे हैं, एंड के माध्यम से फिर जोड़ रहे हैं, तो फिर एक वर्ब आएगी तुरंत, चूंकि ये फिर से, ये देखिए ये फिर से हमारा जो है द ज्यूरी कॉमन हो गया, चूंकि उसी सब्जेक्ट के लिए सारी बातें कही जा रही हैं। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया था, किसको आदेश दिए थे, देखो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल, यानी जेल के सुप्रिटेंडेंट को जो आदेश दिया था टू एक्सिक्यूट मतलब होता है क्रियान्वित करना, लागू करना, यानी क्रियान्वित करना, जो क्या चीज़ क्रियान्वित करने के लिए, अपने आर्डर्स, यानी अपने आदेशों को पालन करना कह लीजिए, यहाँ पे क्रियान्वित करने का आदेश दिया था उन्होंने। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप अगर ये चीज़ समझ लिया है आपने कि क्लाज कैसे जुड़ती है, और क्लाज में अगर हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो किस प्रकार से हम किन किन चीज़ों को कॉमन रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ जाननी पड़ती हैं। यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड लग रहा है, इसलिए हमारी एक क्लाज, अगर हम यहाँ देखें तो हमारी देखिए क्लाज जो प्रयोग हो रही है वो पहली क्लाज हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई, जिसका सब्जेक्ट हमारा ज्यूरी था। देखिए यहाँ से ये चली और ये यहाँ पे ख़त्म हुई, एंड कंजंक्शन लग गया। एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसके बाद ठीक वर्ब दिख रही है, यानी ये सब्जेक्ट हमारा कॉमन हो गया, इसका सब्जेक्ट भी यही है, ज्यूरी के लिए बोला जा रहा है, ज्यूरी ने सजा दिया था। अब आगे चलेंगे तो ये हमारा आकर के यहाँ ख़त्म हो रहा है, चूँकि एक कंजंक्शन और आ गया। तो एक क्लाज ये हुई, एक क्लाज ये हुई, दो क्लाज हो गई, एंड के माध्यम से ये तीसरी क्लाज हमारी चल पड़ी। ये तीसरी क्लाज हमारी यहाँ आके ख़त्म होती है, क्योंकि आगे कहीं कंजंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब यहाँ गलती क्या, हम गलती पकड़ते हैं, तो ये ज्यूरी के अकॉर्डिंग ये वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एकदम सही है। उसके बाद एक और वर्ब आ सकती है, इन्फिनिटिव लगाया, एकदम सही है। इस वर्ब जो इन्फिनिटिव के, जो हमारा इन्फिनिटिव के रूप में जो वर्ब आई है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए था, हमने लगाया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सही है। फॉर अर्सन वर्ब के, देखिए ये प्रीपोजिशन हो गया, इसके बाद एक नाउन चाहिए, आगजनी एक नाउन है, एकदम सही है। एंड लगाया हमने, सब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, वर्ब लगा दिए, पास्ट की बात चल रही थी तो पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है यहाँ पे। इसको, ये भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट दिया ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद ये भी देखिए, ये भी ऑब्जेक्ट ही है हमारा, 10 ईयर्स रिगोरस इम्प्रीजनमेंट। उसके बाद हमने एक और वो लगाया, फिर ये सब्जेक्ट हमारा कॉमन हो गया, ये वर्ब हो गई। वर्ब के बाद इस वर्ब को भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए, हमने ये ऑब्जेक्ट दिया दो शब्दों का जोड़ करके। हम कहना चाहते हैं जेल के सुपरिटेंडेंट, तो जेल का सुपरिटेंडेंट ये रखा। अब ये क्या है, ये देखिए इसी क्लास में एक और वर्ब है एक्सिक्यूट, तो ये भाई एक वर्ब आ चुकी है हमारी जो फाइनाइट वर्ब है, तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में, इन्फिनिटिव के रूप में आई, एक्सिक्यूट, टू एक्सिक्यूट। अब ये हमारा एक नाउन है, चूंकि इसके पहले एक पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, अब ये नाउन है हमारा। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम देख लेंगे, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग हो रहा है वो किसके लिए प्रयोग हो रहा है, क्या वो सही प्रयोग हुआ है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ें सही प्रयोग हो रही है।
चलिए हम देखते हैं, इस बात की बात करते हैं। देखिए हम यहाँ पे बहुत समय ले रहे हैं, लेकिन हम एक एक बात को डिटेल में समझ रहे हैं। अगर हम ये चीज़ें सीख गए तो हम एग्ज़ाम में जो है हर एक चीज़ का प्रॉपर मतलब निकाल पाएंगे। अब देखिए द ज्यूरी है, ज्यूरी ने क्या किया, अग्री हुई थी पनिश करने के लिए उसे, यानी किसी एक व्यक्ति को पनिश करना चाहती थी। तो एक व्यक्ति के लिए हिम ही आएगा, चूँकि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है। उसे जो है पनिश करने के लिए सहमत हुई थी, किसके, आगजनी के लिए, जो उसने आगजनी की थी। एंड सेंटेंस ने हिम, और सजा दिया था उसको, सजा दिया था उसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ। 10 साल के जेल उसने दी थी, उन्होंने कठोर कारावास दिया था। एंड आर्डर्ड, और आर्डर दिया था किसको, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल को, टू एक्सिक्यूट करने के लिए अपने आदेश को, जो अपने आदेश दिए थे उनको क्रियान्वित करने का जो है आदेश दिया था उन्होंने। तो अब देखिए ये क्या है, ये देयर आर्डर जो आ रहा है किसके लिए आ रहा है, ज्यूरी के लिए आ रहा है। हमने बात की थी, अब यहाँ हमारा रूल आ जाता है, हमने बात की थी ज्यूरी में एक से अधिक लोग हैं। इसको हम प्लूरल मानेंगे तब जब ज्यूरी में जितने भी, चूंकि एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप का नाम होता है, और अगर इसमें जितने भी मेंबर हैं वो मेंबर को, हम सभी को अगर सभी मिल करके किसी एक बात पे सहमत हैं, सहमति दिखाई जाती है, तो हम इन्हें एक मान करके इनके लिए अगर हमें प्रोनाउन यूज करना है तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही यूज करेंगे, और ही के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी, ना कि दे के अकॉर्डिंग। जब इनके माध्यम दिखाएंगे, जितने लोग ज्यूरी में हैं, मान लीजिए 5 लोगों की न्याय समिति है, तो 5 लोग में जो हैं वो 5 लोग अगर अलग अलग डिसीजन देते हैं या अपने अलग अलग मत व्यक्त करते हैं, तब हम उस केस में लगाएंगे, उसे मानेंगे प्लूरल और दे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देर न लग के दे के हिसाब से नहीं होगा, चूंकि ये सभी सहमत होकर के, एक मत होकर के सजा दे रहे हैं, यानी एक मत है कि 10 साल का उसे कठोर कारावास दिया जा रहा है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे भाई, इसे हम तो, अच्छा हाँ, तो जब ये वो होता है, सॉरी, इसको जब हमने बात किया था, इसको जब हम ये मानते हैं तब हम इसे, इसके लिए इट सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग ना करके इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इट्स होगा, हमने इसके लिए बात की थी, इसके बारे में नाउन में ही हमने डिटेल में चर्चा की थी। अगर इसके लिए प्रोनाउन लगाना हुआ तो इट का लगाएंगे, और इट के हिसाब से हमें पॉजेसिव केस इट्स होगा। तो हमने ये देखा यहाँ पे इस सेंटेंस में इट्स आर्डर्स होना चाहिए, ना कि देयर्स आर्डर। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा जो सेंटेंस है उसमें है नेहा एंड उर्मी। भाई यहाँ देखिए नेहा और उर्मी दो लोगों को एंड कंजंक्शन, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनके माध्यम से जोड़ दिया गया। नेहा एंड उर्मी आर सिस्टर्स। अब देखिए 2 लोग हो गए तो वर्ब लगी आर हमारी, सिस्टर्स, यानी ये सिस्टर्स हैं। एक क्लास हमारी खत्म हुई। अच्छा अब देखिए हमारा यहाँ अगली क्लास के पहले जो हमारा एक, हमने कहा कंजंक्शन देखिए आ ही नहीं रहा है, कंजंक्शन नहीं आ रहा तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी अगली क्लास शुरू हो गई। तो उसके लिए हमने कहा था कि हम देखेंगे कि कोई और वर्ब आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए जैसे लिव, यहाँ पे वर्ब है, लिव वर्ब है, तो वर्ब के पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट भी लगा हुआ है। अगर हम देखेंगे कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में है, भाई कैसे पता चलेगा हमें। भाई प्रोनाउन तो हम देख रहे हैं हर जगह आ जाते हैं, प्रोनाउन बीच में देखिए यहाँ हिम आ गया, यहाँ हिम आ गया, कहीं पे भी मिल जाता है हमें प्रोनाउन, या एडजेक्टिव केस मिल जाता है कहीं पे भी वर्ब के बाद में। तो कैसे हम जान पाएंगे वहाँ पे, तो हमें देखना है प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। देखिए दे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो भाई सब्जेक्टिव केस कहाँ हो सकता है, सब्जेक्ट की जगह हो सकता है ना, यानी किसी वर्ब के पहले यदि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस हमें मिल रहा है तो इसका मतलब एक नई क्लास शुरू हो गई है वहाँ से। तो हम कैसे पहचानेंगे, अगर हमारा कंजंक्शन नहीं मिल रहा है हमें एक सेंटेंस में। हमने देखा था कंजंक्शन जो हमारा है, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, जो कंजंक्शन का कार्य करता है, उसे कभी कभी ड्रॉप भी कर दिया जाता है। अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है तो ज़्यादातर हम ऑब्जेक्टिव केस को ड्रॉप करते हैं, लेकिन हमने सब्जेक्टिव केस को भी ड्रॉप कर सकते हैं, विशेष परिस्थितियों में हमने देखा था। तो मतलब सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, हम प्रोनाउन को, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, उसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम अगली क्लास का पता कैसे लगाएंगे कि भाई एक कोई हमें वर्ब दिखी, उसके पहले अगर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होने वाला प्रोनाउन लगा हुआ है, तो हम जान जाएंगे एक नई क्लास प्रारंभ हो गई। तो हमारी पिछली क्लास का अंत यहाँ हो गया। अगर उसका सब्जेक्ट भी आ चुका है, वर्ब भी आ चुका है, तो इसका मतलब हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है। कभी कभी ऐसा होता है, हमने कई सेंटेंस देखा है
कि भाई हमारी पहली क्लास का सब्जेक्ट ही आता है, उसके बाद दूसरी क्लास आरंभ हो जाती है और पहली जो क्लास चल रही थी उसका सब्जेक्ट उस क्लास के ख़त्म होने के बाद आता है। लेकिन हम देखेंगे कि भाई अगर हमारा पहला जो क्लास चल रहा था उसका सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, तो इसका मतलब हमारी वो क्लास कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद दूसरी क्लास शुरू हुई है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। अब यहाँ हो गया दे लिव। अब हमने कहा देखिए अब दे किसके लिए, अब यहाँ हम अर्थ निकालते हैं। नेहा एंड उर्मी आर सिस्टर्स, यानी नेहा और उर्मी सिस्टर्स हैं, यानी बहनें हैं। और हमने कहा अब कहना चाहते हैं वे अब इन दोनों के लिए ये तो कह नहीं पाएंगे, वह कहेंगे तो नेहा को ही कह पाएंगे या उर्मी को ही कह पाएंगे। हम दोनों को कहना चाहते हैं तो उनके लिए क्या, हमने कहा इंग्लिश में एक व्यक्ति के लिए तो हम ही वह कह के काम चला सकते हैं, ही, या अगर मेल है तो हम ही लगा लेंगे, फीमेल है तो सी लगा लेंगे थर्ड पर्सन में। लेकिन अगर हम दोनों को साथ में कहना चाहते, एक से जैसे ही दो नंबर होता है इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल के लिए अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हम लगाते हैं तो दे लगाते हैं। तो देखिए इसका मतलब दोनों को हम कहना चाहते हैं। दे लिव, अब दे लगा हुआ तो ये वर्ब जो होगी यस या यस नहीं जुड़ेगा इसमें। दे लिव यानी वे रहते हैं टुगेदर, यानी साथ रहते हैं हम कह रहे हैं। अब फिर देखिए अब ये कामा लगा करके ये फिर से वर्ब प्रयोग हो गई है। इसका मतलब ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये कॉमन चल रहा है। स्लीप टुगेदर, साथ में सोते हैं। एंड लग गया, फिर ये हमारा सब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है। एंड गो, देखिए वर्ब लग गई ना इसके बाद, तो दे गो और जाते हैं टू हर स्कूल, कहाँ जाते हैं, हमारी जो गो है, गो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं प्रयोग कर सकते, आपको एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है टू। वे जाते हैं अपने स्कूल साथ साथ। इसका मतलब हमने क्या कहा यहाँ पे, हमने कहा नेहा और उर्मी सिस्टर्स हैं, वे एक साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, और साथ ही मतलब साथ अपने स्कूल जाते हैं, साथ में अपने स्कूल जाते हैं, हम ये कह रहे हैं। तो अब देखिए हमने लगाया दे के हिसाब से हमें चलना चाहिए था यहाँ पे। तो दे के हिसाब से इसका पोजेसिव केस, चूंकि ये देखिए नाउन है, नाउन पे पोजेशन दर्शाने का कार्य हर कर रहा है, लेकिन हर किसका है, सी का पोजेसिव एडजेक्टिव केस है हर। जबकि हम दे के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो दे के हिसाब से क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमें प्रयोग करना है यहाँ पे देयर स्कूल। तो यहाँ पे ही गलती थी। तो इसी प्रकार से गलतियाँ हम आसानी से पकड़ सकते हैं यदि यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगले सेंटेंस की हम चर्चा कर लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है ईच मैन एंड ईच बॉय। पहली बात यहाँ पे हम देखेंगे ईच मैन एंड ईच बॉय में क्या है कि भाई यहाँ ईच मैन ईच बॉय जो है तो ये मैन नहीं होना चाहिए। ईच के बाद हम सिंगुलर, हमेशा ये सिंगुलर लगाते हैं, मैन नहीं कर सकते, ईच मैन आप करेंगे। पहले बात ये हम इसे सही कर लेते हैं, यहाँ पे गलत है। ईच मैन एंड ईच बॉय यानी सिंगुलर नाउन रहता है इसके बाद। ईच मैन एंड ईच बॉय यानी प्रत्येक आदमी और प्रत्येक लड़का, ठीक है। तो ये दो लोग हो गए, लेकिन हमने यहाँ पे इससे संबंधित एक रूल बात की थी कि भाई यहाँ क्या होना चाहिए, ईच मैन एंड ईच बॉय में हमने बात किया था अगर किसी शब्द पहले ईच लग जाए तो क्या होगा, उसके बाद नाउन भी सिंगुलर प्रयोग होगा। एक तो हमारा ये नाउन भी क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, और हमने कहा था कि ऐसे केसेस में भले एंड से दो लोगों को जोड़ दिया जाए। ये हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि भाई अगर ईच के माध्यम से दो नाउन को जोड़ दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे दो नाउन को ईच के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। अगर ईच के माध्यम से दो नाउन को जोड़ दिया जाए जिनके पहले ईच लगे हुए हैं, यानी एडजेक्टिव के रूप में है ये, और इनको दोनों को जोड़ दिया। वैसे हम जानते हैं अगर देखिए यहाँ नेहा एंड उर्मी को जोड़ा गया तो अब ये अगर दोनों के लिए बात बोली जाएगी अब प्लूरल लगेगा वर्ब, देखो वर्ब प्लूरल लगेगी, और इसके लिए प्रोनाउन लग रहा है तो दे लगेगा, और दे के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। यहाँ देयर हुआ था। लेकिन हमने कहा था किसी में एक कि अगर किसी दो नाउन को ऐसे जोड़ा जा रहा है जिनके सामने ईच या एवरी लगा हुआ है, तो ऐसे दोनों नाउन को जोड़ने के बावजूद हम क्या करेंगे, इनके लिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर प्रोनाउन लगाना है तो हम ही के अकॉर्डिंग चलेंगे, ना कि दे के अकॉर्डिंग। तो हम देख लेते हैं इस सेंटेंस में हमारे क्या क्या हुआ है। तो भाई हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हैज़ लगा हुआ एकदम सही है। हैज़ एक वर्ब हो गई हमारी जो इनके अकॉर्डिंग लग गई, ये हमारी हो गई फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के बाद अगर हम बात करें तो ये टू क्या है, टू परफॉर्म। देखिए एक वर्ब और लगी है परफॉर्म, जो कि टू के साथ में आई, इसका मतलब ये हमारे इन्फिनिटिव रूप में है। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक आदमी और प्रत्येक लड़का जो है हैज़ टू परफॉर्म, यानी इसे परफॉर्म करना पड़ता है अपनी भूमिका नाइसली, अपनी भूमिका सुंदर तरीके से, अच्छी तरीके से
प्रत्येक आदमी और प्रत्येक लड़के को अपनी जो अपने कर्तव्य हम कह लें, अपनी भूमिका का निर्वाह जो है वो क्या करना पड़ता है, नाइसली रूप से, यानी ठीक प्रकार से परफॉर्म, मतलब उसका निर्वाह करना पड़ता है, हम ये कह रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हैज़ लगा, ये ठीक है। इसके बाद एक और वर्ब आती है, ये इन्फिनिटिव रूप में आ जाए, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो हिज लगा हुआ है, ये हिज लग सकता है, क्योंकि हमने कहा कि सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और हिज लगाएंगे। इसके बाद रोल लगा हुआ है, रोल जो है भूमिका इसका मतलब है, और ये एडवर्ब है। तो यहाँ सब कुछ सही लग रहा है हमें। तो हमारी गलती कहाँ निकालेंगे, गलती अगर पकड़े तो यही गलती, ईज के बाद क्या आना चाहिए, जो नाउन आना चाहिए वो मैन होना चाहिए, यानी सिंगुलर रूप में हो जाइए, न कि प्लूरल रूप में। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, अगले सेंटेंस में हमारे कहा जा रहा है कि एवरी क्लर्क, देखिए यहाँ भी लग गया एवरी क्लर्क एंड एवरी ऑफिसर। हमने देखा एंड से जोड़ दिया जा रहा है दो नाउन, एक क्लर्क एक ऑफिसर, अगर एंड से जोड़ा जा रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। लेकिन हमने कहा अगर ईच या एवरी लगा हो ऐसे नाउन के पहले, चाहे दोनों के पहले लगा हो चाहे किसी एक के पहले लगा हो, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों से एक ही को मानेंगे कि एक बार में एक ही को दर्शाया जा रहा है, और वर्ब हमारी सिंगुलर लगेगी। देखिए सिंगुलर लगी है, हैज़ टू कम। देखिए हैज़ तो हमारी इसके अकॉर्डिंग वर्ब लग गई, यानी ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। अब एक और वर्ब आ गई, देखिए ये क्या, कम, तो ये आनी चाहिए। अब एक ही क्लास में एक वर्ब आ रही है, और तो ये होनी चाहिए इन्फिनिटिव रूप में या जिरंड रूप में। तो इन्फिनिटिव रूप में देखिए ये लग गई, यानी कि प्रत्येक क्लर्क और प्रत्येक ऑफिसर को आना पड़ता है टू देयर ऑफिस, अपने ऑफिस आना पड़ता है, टाइमली, यानी समय से अपने ऑफिस आना पड़ता है, हम कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ देयर का प्रयोग कर दिया, हमने कहा अभी कि वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और इसमें से क्या है, यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि, तो यहाँ दे के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए था हमें। ये दे का ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है, तो यहाँ हमें लगाना चाहिए हिज ऑफिस टाइमली। तो ये हमने देखा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि ये अन्य रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, जो हम कहते हैं कि दो नाउन को अगर हम एंड से जोड़ दें तो वहाँ पे प्लूरल हो जाती हैं चीज़ें फिर। लेकिन ये अगर एंड से जोड़ रहे हैं, लेकिन दोनों नाउन के पहले या तो ईच या एवरी लगा हुआ है, या किसी एक ही नाउन के पहले ईच लगा हो या एवरी लगा हो, तब भी ऐसा ही होगा, क्योंकि वहाँ एक बार में एक की बात चल रही होती है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस है आइदर। अब देखिए आइदर और आर ये जोड़े वाले कंजंक्शन है, ये आते हैं। तो आइदर के बाद वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, जैसे नाउन है तो यहाँ भी नाउन होना चाहिए। तो देखिए आइदर ये दो लोगों के लिए आता है, आइदर लिली, यानी या तो लिली या जो है मीनू। अब हमने कहा था जब ऐसा हो जाए, अगर ऐसे आ जाए, तो अब सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो आर के बाद जो नाउन आने वाला है वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन भी लगेगा और वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो देखिए यहाँ तो वर्ब मॉडल वर्ब आ गई, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मॉडल वर्ब सिंगुलर के भी साथ वही होती है और प्लूरल के साथ भी वही। तो आइदर लिया तो लिली या मीनू ने क्या है, मीनू को शुड हैव गॉन, यानी उन्हें जाना पड़ा था, हम कह रहे हैं शुड हैव गॉन, ये होगी, यानी वहाँ जाना पड़ा था। अब देखिए जाना पड़ा था वहाँ, एंड लग गया, तो अब ये देखिए कॉमन हो गया, ये चीज़ क्या कॉमन हो गया, हमारा सब्जेक्ट कॉमन हो गया। एंड प्लेकेट मतलब होता है क्या, शांत करना। प्लेकेट मतलब होता है शांत करना या तसल्ली देना, ये आप समझ सकते हैं। किसी का गुस्सा, कोई गुस्से में है तो उसको शांत करना, क्रोध में है उसे शांत करना, या हम कहें तसल्ली देना, ठीक है, ये होता है प्लेकेट का मतलब। तो ये है, पास्ट की बात चल रही थी तो हम पास्ट में देखिए क्या लगाएंगे, प्लेकेटेड लगाया है, यानी या तो लिली या मीनू को क्या वहाँ जाना पड़ा था, हम कह रहे हैं वहाँ जाना पड़ा था, और क्या है मतलब एक ही लोग गए थे, हम कह रहे हैं, और उन्होंने शांत किया था, ठीक है, उन्होंने शांत कराया था, शांत किया था, हम कह लें क्या शांत किया था, देयर एनॉयड, अपने एनॉयड जो फ्रेंड है उसको शांत किया था उन्होंने। अब देखिए यहाँ पे एनॉयड जो है इसका एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है यहाँ पे, ये हमारा एक नाउन है, नाउन के पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो हम जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म भी जो है वो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य कर सकती है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का कार्य कर रही है क्योंकि इसके बाद एक नाउन है। हम इसी तरीके से पहचान सकते हैं भाई कि यहाँ पे अगर वर्ब के बाद एक नाउन है और थर्ड फॉर्म में वर्ब लगा हुआ है, और उसके पहले अगर एक सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, सब्जेक्टिव केस नहीं लगा हुआ है, तो आप उसे वर्ब ना मान करके एडजेक्टिव मानेंगे। ये हम एडजेक्टिव में और ध्यान से देखेंगे
कि हम किस तरीके से इसको पहचानते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे जब आइदर आर लगा होता है तो यहाँ पे भी आर के बाद जो नाउन है वही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होता है हमारा। तो मीनू एक ही है, तो एक ही के लिए अगर कहीं पे भी आपको प्रोनाउन लगाना हुआ या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना हुआ तो आप या तो ही लगाएंगे, अगर मीनू लड़की है तो सी लगाएंगे, और इसका पॉजिटिव केस क्या होगा, हर होगा, हर एनॉयड फ्रेंड करेंगे हम, ना कि यहाँ पे देयर का प्रयोग करेंगे। ये रूल हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो फिलहाल हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे अगर बेहतर समझना है आपको तो इससे संबंधित जो रूल है आप देख सकते हैं, प्रोनाउन वाला रूल, वहाँ पे हमने डिटेल में चर्चा कर रखी इसकी। अगला देखते हैं हम, अब नाइदर नार पे आ गया। नाइदर नार भी जोड़े वाला कंजंक्शन है। आइदर आर का प्रयोग तब करते हैं जब हमें दो लोगों के बीच में बात करनी होती, या तो ये या तो ये। जैसे हम करें यहाँ या तो लिली या मीनू, दो लोगों में से कोई एक ही, ठीक है ना, यानी मीनू शुड हैव गॉन देयर, यानी वहाँ जाना पड़ा था, या तो लिली को या मीनू को वहाँ जाना पड़ा था और शांत करना पड़ा था, यानी शांत कराया था उसने, शांत करना पड़ा था अपने गुस्साए हुए फ्रेंड को, नाराज हुए फ्रेंड को। अगला हम देखते हैं नाइदर ही, यानी देखिए नाइदर ही, दो लोग हैं, एक ये है, दूसरा ग्रुप बांट दिया उसका फ्रेंड, दो लोग हैं, एक व्यक्ति है और उसका फ्रेंड है। ना तो वह, ना तो उसने, ना ही उसके मित्र ने, यानी ना तो वह ना उसका मित्र। अब देखिए, अब नार के बाद जो आ रहा है नाउन या प्रोनाउन, यही सब्जेक्ट का कार्य करेगा। अब कि इसके अकॉर्डिंग चलेगा, देखिए यहाँ पे क्या लग गया, वांट लग गया, वांट नहीं लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, वांट्स लगना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे एक बार एक ही की बात हो रही होती है, ना तो वह ना उसका मित्र। वांट्स चाहता था, क्या चाहता था, टू गो जाना, टू रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाना चाहता था। टू रिसीव हिज टीचर, देखिए यहाँ हिज एकदम सही प्रयोग हुआ है ना, कि इसके अकॉर्डिंग एक ही व्यक्ति की बात चलेगी, तो यहाँ ही के अकॉर्डिंग यहाँ हिज लगना चाहिए, हिज टीचर। रिसीव करने के लिए, अपने टीचर को रिसीव करने के लिए ना तो वो जाना चाहता था, ना ही उसका मित्र जाना चाहता था वहाँ पे। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि भाई इस तरीके से हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। नाइदर के बाद ही है, नार, ये हमने क्या पढ़ा था, नाइदर और नार या आइदर और आर हो, तो जो नार के बाद जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, जो यहाँ पे और या नार के बाद जो नाउन है, इसके नज़दीक में जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा, वही हमारा वास्तविक रूप से सब्जेक्ट है। वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगी, और हमारा जो सब्जेक्ट, जो हमारा प्रोनाउन लगेगा उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर ये सिंगुलर है तो ही का प्रयोग करेंगे और ही के हिसाब से चलेंगे, अगर ये प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, प्लूरल दे के हिसाब से चलेंगे। तो ये चीज़ें हमने डिटेल में बात कर रखी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, इस तरीके से हम एक एक चीज़ों को पकड़ सकते हैं। अभी और आपको डिटेल में समझ में आएगा ये जब हम सारी चीज़ों की डिस्कस कर लेंगे, सारी चीज़ों को। अभी आपको वर्ब समझ में नहीं आ रहा होगा कि वर्ब के रूप में कैसे, वर्ब को भी हम पहचान लेते हैं, एक एक सेंटेंस में एक एक वर्ड का जो स्थान है वो पहचाना जा सकता है। धीरे धीरे हम ये सब सीख लेंगे, आगे जो है अगले पार्ट में हम देखेंगे। तो हमने आज 20 क्वेश्चंस तक देख लिया है। अभी यहाँ पे हमें बहुत समय लग रहा है क्योंकि हम एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, आप एक एक पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, इसी तरीके से आप जो है समझ पाएंगे कि कैसे एक एक पॉइंट को जान करके हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं।